से 3 मजदूर घायल हो गए हैं। परियोजना में काम कर रहे 3 मजदूर के घायल होने की सूचना है। घायल मजदूरों को SNMMCH में भर्ती करा दिया गया है और इस घटना के बाद बस्ती में दहशत का माहौल है। घटनास्थल पर जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल परियोजना का काम बंद है। लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते यह हादसा हो गया। BCCL एरिया 9 के झरिया बस्ता कोला राजापुर परियोजना में यह गंभीर हादसा हुआ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। डैम का मलबा गिरने से एक गंभीर स्थिति बन गई। परियोजना में काम कर रहे 3 मजदूर घायल हैं और घायलों को SNMMCH में भर्ती करा दिया गया है। हल्का फुल्का चोट लगा है। अच्छा, किसी के ज्यादा चोट लगा है। और कितना आदमी घायल हुआ? 2 से 3 आदमी कुछ हुआ है। 2-3 गो आदमी के लगा है, चोट लगा है। चोट लगा है। वो लोग को बोलता है जो हम लोग हॉस्पिटल भेज दिया है। वहाँ के आदमी है बोला हम लोग इधर से किधर जाएगा बोलो सर। अच्छा, नीचे कैसे जाएगा? डिप्टी करता था वही लोग। कैसे हुआ ये घटना? कैसे हुआ? बरसात से हम पानी उधर से कहाँ से पानी आता है हम लोग जानेगा। अच्छा, वो कैसे हुआ? टूट गया, वो रोड टूट गया है। और धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, अभी स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? फिलहाल तो जो स्थिति है वो समान है। जो घायल मजदूर थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जो बारिश हुई उसके बाद से जो दृश्य नजर आया राजेपुर को लेने की वह बड़ा ही भयावह है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण और जहरीली गैस का जो गुब्बार उठा आसमान में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आसपास में रहने वाले लोग हैं वह किस स्थिति में विवश है वहाँ जीने के लिए। भले ही BCCL और जिला प्रशासन ये कहती हो कि प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये तस्वीर है, ताजा तस्वीर है बारिश के बाद सामने आई है, यह सब कुछ स्पष्ट कर रहा है कि प्रदूषण पूरी तरीके से फैल रही है। लोग जो है तो जहरीली गैस के साए में जी रहे हैं और कई बीमारियों के चपेट में भी आ रहे हैं। फिलहाल जो ये घटना हुई है मलबे के गिरने से वो तेज आवाज के साथ गिरी और वहाँ जो कंपनी के मजदूर काम कर रहे थे वो मलबे में की चपेट में आ गए। चपेट में आने के बाद जो आसपास के लोग थे उन्हें आनंद फानंद में जो इस तरह निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया। अभी फिलहाल उन लोगों की स्थिति समान है और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वह अभी इस घटना से काफी दहशत में है और लोग यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए ताकि वह कम से कम सही तरीके से जी सके और सुरक्षित तरीके से जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरों को साझा करने के लिए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डैम का मलबा गिरा, 3 मजदूर घायल हो गए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया राज्य की जनता इसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी JMM और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। अमित शाह के आवास पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ चर्चा होनी है। सूत्र बता रहे हैं कि आजसू कम से कम 10 सीटों पर दावेदारी कर रहा है, जबकि बीजेपी 6 सीट ही देने को तैयार है। गठबंधन के बाकी साथियों में जेडीयू को और चिराग पासवान की पार्टी LJP-RV को 1 सीट देना चाहती है। तो बैठक में सीटों को लेकर चर्चा होनी है और 10 सीटें आजसू की डिमांड है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 6 सीटें देने को बीजेपी विचार कर रही है। तो ऐसे में यह बैठक काफी अहम है और दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है। दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। एक बड़ी बैठक और फॉर्मूला क्या होना है दिवाकर, क्योंकि मांग की जा रही है 10 की और मिल रहे हैं 6। आधा से ज्यादा कर रहे हैं सुदेश महतो, वो 13 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी उनको 13 सीटें नहीं साझा कर सकती है। तो वो उनके अंदर एक डबल थॉट है कि उन्हें कम से कम 10 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। 10 सीटें बीजेपी उनके साथ साझा करे, लेकिन बीजेपी उन्हें देने की स्थिति में है वो 6 सीटें। और अगर उनके साथ बातचीत होती है और बातचीत आगे बढ़ती है, अगर वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं, तो बीजेपी ने 2 सीटें रखी हुई है कि उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि 6 से 8 सीटों का बीजेपी के पास फार्मूला है
और 2014 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और जब सुदेश महतो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो यही आंकड़ा उनको शेयर किया गया था। अब इस बार जो है स्थितियां बदली हुई है। सुदेश महतो दबाव में है क्योंकि जयराम महतो उनके सामने है, उन्हीं की कम्युनिटी से एक बड़े लीडर के तौर पर धीरे धीरे उभर रहे हैं, नौजवान हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक झलक भी दिखाई है। तो सुदेश महतो पर दबाव है, लेकिन बीजेपी भी चाहती है कि इस बार जो है जो एनडीए के साथी हैं, चाहे वो जेडीयू है या एलजेपी है या सुदेश महतो है, तीनों को साथ लेकर चले। तब जेडीयू की दोबारा वापसी हुई है एनडीए में, तो अब जो है बीजेपी चाहती है कि जेडीयू को भी 2 सीटें साझा करे। इसके लिए वो सुदेश महतो को मनाना चाहती है और सुदेश महतो को 6 सीटें साझा करना चाहती है। अगर सुदेश महतो नहीं मानते हैं तो उस स्थिति में बीजेपी उन्हें 8 सीटें साझा करेगी, लेकिन 8 सीटों के अलावा कोई सीटें उन्हें साझा करती हुई बीजेपी दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है। लेकिन सुदेश महतो चाहते हैं कम से कम उनका जो आंकड़ा है वो डबल डिजिट में पहुंचे, यानी कि 2014 का जो 8 का आंकड़ा है उससे आगे बढ़े। वो बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारियों के लिए। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्यादा सीट अपने पास चाहती है बीजेपी और सुदेश महतो कम से कम 10 सीट चाहते हैं। आजसू को सिर्फ 6 सीट का ऑफर है और इसके पीछे बीजेपी की अपनी दलील है। जेडीयू और चिराग की पार्टी भी है और इधर 2014 में जेडीयू साथ नहीं था, इसलिए आजसू को 2014 में 8 सीटें मिली। सीटों पर क्या सहमति बन पाएगी, यह सवाल है। 2019 में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी थी और बीजेपी आजसू का गठबंधन टूट गया था। विधानसभा चुनाव में आजसू अकेले उतरा था और आजसू ने 52 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे और गठबंधन टूटने का दोनों को नुकसान हुआ था। तो बीजेपी भी इस बात को जानती है और सुदेश महतो भी जानते हैं। 2019 में झारखंड की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई थी। 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव ये दोनों ही पार्टियां मिलकर लड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों की दावेदारी पर बयानबाजी तेज हो गई। दोनों दलों का कहना है कि अंतिम निर्णय आलाकमान को लेना है, लेकिन प्रदेश स्तर पर दावेदारी पिछली बार से बढ़ गई है। दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि लोग उनके साथ हैं और कार्यकर्ता भी अधिक ताकत के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली बार की तुलना में कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन वर्करों की भावना को आप तक पहुंचा रहे कि वर्कर चाहता है जो संगठन में काम करता है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। ये उनकी भावना भी सही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये तय करने का काम आलाकमान का, और जल्द ही हमको लगता है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब झारखंड पहुंचे तो वहां आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। आदिवासी भाई बहनों के साथ आदिवासी संस्कृति में रमे दिखे। उन्होंने ढोल बजाया, पारंपरिक गीतों की धुन पर थिरके। शिवराज सिंह चौहान ने बैगा जनजातीय के भाई बहनों को पारंपरिक वस्त्र भेंट कर उन्हें प्रणाम कर सम्मानित किया। नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के नेतरहाट में आदिवासियों के साथ पारंपरिक भोजन का आनंद लिया और इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के घरों में समय बिताया और उनके जीवन के बारे में भी जाना। तो शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। आदिवासी समुदाय ने उनका स्वागत किया और ये मांदर बजाते हुए शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में दिख रहे हैं और आदिवासी समुदाय के बीच बैठकर उन्होंने पत्तल में खाना खाया है। नेतरहाट लातेहार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर पर पत्तों की टोपी थी और मांदर पर थाप लगा रहे थे शिवराज सिंह चौहान। आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं जहां यज्ञ मैदान में बीजेपी की परिवर्तन जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थिति पूर्व सांसद सह पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने इस जनसभा को संबोधित किया था। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लॉकेट चटर्जी को माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए मिट्टी दी। लॉकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे का संदेश दिया। जो घुसपैठियों यहाँ पे आ रहे हैं, उसको हेमंत सोरेन सरकार ने उसको जमीन दे रहे हैं और जमीन दे के महिला को फुसला के ये लोग शादी करके ये शासन करने का मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ये हमारा झारखंड के जनता, देश का जनता
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नहीं करने देंगे। इसको ये सरकार को बर्खास्त करेंगे। जो है योजना सफल नहीं हुआ, हमने तो कहा उससे पूछिए, दाल भात योजना उसी का चलाया हुआ है, कहाँ चला गया? दाल भात योजना जो है सफल नहीं हुआ, धोती साड़ी योजना सफल नहीं हुआ, इसके बाद जो है पेट्रोल डीजल सब्सिडी वाला वो सफल नहीं हुआ। ये चुनाव मैया योजना तो चुनावी का फंडा है और ये चुनाव तक ही सीमित रहेगा। और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में मिल रही शिकायतों पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन और जेएसएससी को पत्र लिखकर शिकायतों की जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की थी और आपको बताएं कि 21 और 22 सितंबर को पूरे तामझाम के साथ बहुप्रतीक्षित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए इंटरनेट सेवा तक को बंद किया गया था। बावजूद इसके ये परीक्षा विवादों में आ गई। परीक्षा के दौरान पेपर के सील टूटे मिले और इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़क पर उतरे और परीक्षा रद्द करने की मांग की। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने भी जेएसएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की है और गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर पलटवार किया। अमर बावरी ने कहा कि सरकार ने नौकरी बेचने का काम किया है और अपनी चोरी छिपाने के लिए रात में 2 बजे ही इंटरनेट बंद करा दिया था, लेकिन 22 सितंबर से 27 सितंबर आते आते सरकार की हालत खराब हो गई। अब एक बार फिर झारखंड की बदनामी हो रही है। अपनी चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में, रात में, आधी रात में आपने नेट को बंद किया और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने के जो मैंने किया और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे हैंडलर्स एक्टिव हो गए, लगा कि कितना बड़ा काम कर लिया। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इस आंसर की को लेकर अभ्यर्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति के लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा और आपत्ति के साथ संदर्भ भी देना जरूरी होगा। संदर्भ के रूप में मानक किताब के संबंधित पन्नों के स्वीकार किए जाएंगे। और आपको बताएं कि 21 और 22 सितंबर को 3 पाली में यह परीक्षा हुई थी, जिसमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। गढ़वा में बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के प्रतिनिधि और कुछ दबंग लोगों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था और इसे लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर पीड़ित आदिवासियों को इंसाफ दिलाने की मांग की थी, जिस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं। तो जेएमएम प्रवक्ता धीरज दुबे ने भी पूर्व विधायक पर निशाना साधा है। उनके विधायक रहते घोटाले का हिसाब मांगा है। सक्रिय हुए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं और अपने भी काले करतूतों को जो है राज्यपाल को बताने का काम करे, दिखाने का काम करे। आज पूरे गढ़वा को 10 साल में उन्होंने गर्त में डालने का काम किया है। अगर एक अच्छा जनप्रतिनिधि गढ़वा को मिला रहता तो आज गढ़वा 10 साल में कहां से कहां पहुंच जाता। देखिए, वैसे लोग इसी तरह की राजनीति करते आए हैं, तोड़ फोड़ की, जोड़ तोड़ की, जनता को दिग्भ्रमित करने की, और हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। जो भी वैसे लोग हैं उनको हम लोग न्याय दिलाते हैं और ये लोग वैसे लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, उनका समय खराब करते हैं और अपनी राजनीति को। झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हजारीबाग कलेक्ट्रेट में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक की है और बैठक में जिला प्रशासन के सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रोजगार योजना के तहत 20 प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया। उद्योग विभाग से कुछ लोग हैं कि सिलाई मशीन सीखते हैं तो अपना घर में अपना आय का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो उनको हम लोग मशीन देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज है। चुनावी दंगल में अभी से ही राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेता ताल ठोक रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं की चर्चा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा कोई नहीं कर रहा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लगभग बंद हो चुका है। कभी हजारों लोग इसमें काम करते थे। अयोध्या में बने राम मंदिर में भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ही कॉपर लगा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहां के स्किल्ड मजदूर इस वक्त घास काट रहे हैं। तो कुछ मजदूरों का कहना है कि लोहा बेचकर कंपनियां अमीर हो गई और सोना बनाने वाली घाटशिला की हिंदुस्तान कॉपर गरीब हो गई।
गर्दिश में जा चुकी कंपनी और फटेहाल मजदूरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। तो काशीला कई तरह के सवाल लेकर खड़ा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो लगभग बंद हो चुका है और सियासी शोर में यह मुद्दा गायब है। जनता के मुद्दे जिससे जुड़े हुए हैं गायब है और महीने में 15 दिन काम भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो स्किल्ड स्टाफ है वो अलग तरीके से इस बात को देख रहे हैं। कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे अपनी गुहार लगा रहे हैं।